हेलो बच्चों हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ साथ में सॉल्व करिएगा सारे क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉल ऑफ मास 5 किलोग्राम प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी फाउंड करना है कि जो कि स्टोर्ड है एक बॉल में जिसका मास 5 किलोग्राम है और वो प्लेस्ड है एक हाइट पे जो कि 3 मीटर्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो आप लोगों को जैसा पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी होती है एनर्जी है जो कि एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए इसमें मास दिया हुआ है तो आपका 5 और जी हमेशा 9.8 रखते हैं। ठीक है, तो जी आप हमेशा 9.8 रखेंगे। तो 9.8 इंटू हाइट कितनी दी हुई है? 3 मीटर। 3 मीटर दी हुई है हाइट, मीटर्स में दी हुई है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 147.15 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज। तो इसमें क्या पूछा है बच्चों आप लोगों का? डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। किसका पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका LT-2। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? LT-2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, आप लोगों को यही बताना है। तो चलिए आप ये क्वेश्चन आप लोग करिए, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी। तो चलिए आप लोगों का आंसर आया कि नहीं आया अभी तक? तो चलिए हम जानते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या दिया हुआ है? फोर्स। तो देखिए फोर्स स्केलर क्वांटिटी होती है? नहीं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर होती है? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, मास स्केलर होती है वेक्टर, मास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, नहीं मास स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसके पास देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? मास। मोमेंटम भी आपकी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या होती है? वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मास। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन हैज़ हायर काइनेटिक एनर्जी। यही पूछा है ना बच्चों, विच वन हैज़ हायर काइनेटिक एनर्जी। इनमें से किसका काइनेटिक एनर्जी हायर होगा? बोथ लाइट एंड हैवी बॉडीज। एक लाइट है और एक हैवी बॉडीज है, तो दोनों में से किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा? और जिसकी जो लाइट है और एक हैवी बॉडी है, एक लाइट बॉडी है एक हैवी बॉडी है, दोनों का मोमेंटा क्या है? इक्वल है। ठीक है, और तो इसका पूछा क्या है कि हायर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि नहीं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², हाफ mv²। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन तो आपका हो जाएगा लाइट बॉडी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? लाइट बॉडी। ठीक, लाइट बॉडी क्यों होगी? देखिए क्योंकि जो हैवी बॉडी की मोमेंटम होगी और लाइट बॉडी की है वो दोनों की सेम है, तो जो वेलोसिटी होगी लाइट बॉडी की वो ग्रेटर होगी। लाइट बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी आपकी हैवी बॉडी के कंपैरिजन में। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी इस जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है,
जो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए आपकी वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, लाइट बॉडी की। तो सिंपल सी बात है कि आपका क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी लाइट बॉडी की ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें पूछा है ट्रू और फॉल्स कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी इट स्टेट दैट मास एंड एनर्जी आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए मास और एनर्जी इक्विवेलेंस होते हैं, ठीक। तो मास और एनर्जी जो है क्या वो कन्वर्टेबल नहीं है, यस और नो में इसका आपको जवाब देना है। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा कन्वर्टेबल होती हैं मास और एनर्जी, ठीक। अब कैसे होती हैं, देखिए जब इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी का हम लोग फोर्थ बाय आइंस्टाइन करेंगे तो उसमें मास और एनर्जी जो होता है इंटर कन्वर्टेबल होता है। कैसे, E = mc², आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का, फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मिसाइल is the sum of kinetic and potential energy is when a missile is launched with velocity less than escape velocity। तो देखिए तो जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, जब मिसाइल एक लॉन्च होती है तो उसका जो सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, उसको लॉन्च करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है लेस होती है एस्केप वेलोसिटी के कंपैरिजन में, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, जीरो होगा कि आपका नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा कि नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। तो आप लोगों को बताना है इसमें। तो देखिए पहला क्या है जीरो, दूसरा क्या है पॉजिटिव, तीसरा क्या है नेगेटिव, नन ऑफ देम ऑप्शन। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आप लोग जैसा कि जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। तो जब एक मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं तो पहले तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। फिर जब उसे लॉन्च करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब वो उसे लॉन्च करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जो सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, जब मिसाइल को लॉन्च करेंगे वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से, तो उसका एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव रहता है। इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूल सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ, जूल सेकंड किसकी यूनिट है। तो चलिए आप लोगों को इसका आंसर, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। तो चलिए सब लोग फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का एंगुलर मोमेंटम, ठीक। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग और रोटेशनल मोमेंटम भी बोलते हैं। तो जो अगर कोई क्लोज सिस्टम रहता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ डिस्क्राइब द प्लैनेट अराउंड द सन। तो इनमें से कौन सा लॉ है जो प्लैनेट को, जो कि ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट रहते हैं उसको बताता है अराउंड द सन। तो इसमें देखिए पहला न्यूटन्स लॉ तो आप लोगों को पता होगा कि इसका ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है फैराडेज लॉ, ये भी नहीं होगा। तीसरा लॉ केपलर्स लॉ, तो हाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है इसमें कि एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है ऑफ रेटिंग 1000 वाट, जिसकी रेटिंग है 1000 वाट, इज यूज फॉर 5 आवर्स। उसको कितने देर के लिए यूज़ किया जाता है, 5 घंटे के लिए। ठीक, पर डे, हर दिन 20 दिन तक उसको यूज़ किया जाता है, 5 घंटे पर डे, और जिसकी रेटिंग है 1000 वाट। तो अब इसमें पूछा क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज, तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें खर्च होगी, यही पूछा गया है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो आप लोगों को जैसा पता होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो देखिए पावर की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आप लोग कमेंट में ये मत करिएगा सर पावर की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो चलिए पावर का, तो 1000 आपका पावर दिया हुआ है। ठीक है, 1000 पावर हो गया आपका, और टाइम हो जाएगा आपका 100, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख वाट आवर आ जाएगा। मैं देखिए इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 1 तो किलो वाट आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 किलो वाट आवर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप जितना 1 लाख आया आप लोगों का, तो इसको आप लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो वाट आवर में चेंज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक बायो में दे दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग इस सारे का पीडीएफ ले सकते हैं। और मैंने वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, हर सब्जेक्ट के टॉपिक भी मैंने बहुत सारी भेजी है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भेजते रहते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स इज, तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के फादर किसको बोला जाता है। तो चलिए फटाफट आप लोगों इसका आंसर सबको आना चाहिए, तो फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ये नहीं कि जब मैं आंसर बताऊंगा तभी आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है बच्चों, गैलीलियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सैटेलाइट हैविंग द सेम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एज दैट द अर्थ इज कॉल्ड, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। पहले आप लोग कोई भी क्वेश्चन किया करिए तो आप लोग पहले फिजिक्स के सारे क्वेश्चन पहले अच्छे से कई बार, अगर आप लोगों को क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कई बार उस क्वेश्चन को रिपीट करिए, तब शायद आपको अगर क्वेश्चन ना आता रहा हो तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोग फटाक से उस क्वेश्चन को कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे, तो आगे का बाय द वे आप लोगों को समझ में आ जाए तो वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग पढ़ते हैं। द सैटेलाइट हैविंग द सेम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एज दैट ऑफ अर्थ, तो ऐसी कौन सी सैटेलाइट है जिसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम होता है जितना कि अर्थ का होता है। तो ऐसे सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सैटेलाइट को हम लोग बोलते हैं बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो रोटेट करती है इक्वेटोरियल प्लेन में। किस में रोटेट करती है, एक इक्वेटोरियल प्लेन में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और जियो स्टेशनरी, और जो बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम लोग। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एन, तो डूइंग वर्क के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एन पावर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फैराड इज द यूनिट ऑफ, फैराड किसकी यूनिट है, आप लोगों को इस क्वेश्चन में यही बताना है। तो फैराड किसकी यूनिट है बच्चों,
फैराड जो यूनिट है वो परमिटिविटी की यूनिट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एन, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ अ काइट दैट इज हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है, देखिए कि नेट फोर्स क्या होगा काइट का, एक काइट है उसका नेट फोर्स क्या होगा जो कि हेल्ड होगी, मतलब हेल्ड मतलब बांधे रखना या रोके रखना, तो जो कि स्काई में है, तो उसका क्या होगा आप लोगों का। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है डिक्रीजिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों इंक्रीजिंग, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इन अ मैन्ड सैटेलाइट वी एक्सपीरियंस, इन अ मैन्ड सैटेलाइट पीपल एक्सपीरियंस नो ग्रेविटी एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में आप लोगों से यही बोला गया है कि जो मैन्ड सैटेलाइट होती है उसमें पीपल एक्सपीरियंस करते हैं नो ग्रेविटी, ठीक। मतलब नो ग्रेविटी मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि उस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक। तो जो जिस पे ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा वो देखिए, जैसे अगर ग्रेविटेशन आप काम नहीं करे तो आप हवा में उड़ेंगे, ठीक। तो मतलब कोई भी वेट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा वेटलेसनेस, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ कोलिजन। अब देखिए कोलिजन से आपका क्वेश्चन आ गया। कोलिजन मतलब क्या होता है, जब आपस में एक ऑब्जेक्ट जैसे एक्सीडेंट होता है तो उसको आप लोग कोलिजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो विच इज़ द टाइप ऑफ कोलिजन इन बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी। देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी एट ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। तो देखिए फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, विच इज़ द टाइप ऑफ कोलिजन, इसमें से किस टाइप का कोलिजन है जिसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है, ठीक। तो इसमें यही बोला गया है आप लोगों का कि ऐसा कौन सा कोलिजन होता है जिसमें आप लोगों का लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आप लोगों का, इन इलास्टिक कोलिजन, डिस्ट्रक्टिव कोलिजन, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो देखिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन। जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की दोनों ही कंजर्व रहती है, ठीक है बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द सिस्टम इट्स टोटल मोमेंटम इज। जब किसी सिस्टम पे आप लोग क्या करेंगे, कोई भी फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ पे आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे तो आप लोगों को पता है कि मान लीजिए आप लोग खड़े हैं, आप थोड़ा ज़्यादा आपके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जाए तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें पूछा क्या है कि टोटल मोमेंटम उसका क्या होगा, बिकम ज़ीरो, क्या ज़ीरो हो जाएगा, रीमेंस कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहेगा, या फिर वो इंक्रीज ग्रेजुअली, अचानक से इंक्रीज हो जाएगा, या फिर डिक्रीजेस ग्रेजुअली। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो क्या ज़ीरो रहेगा, मतलब ज़ीरो रहेगा तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा उस पर, तो ज़ीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर रीमेन कांस्टेंट, क्या जितना था उतना ही रहेगा। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज ग्रेजुअली, क्या वो अचानक से बढ़ जाएगा।
चौथा ऑप्शन है डिक्रीजेस ग्रेजुअली। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोगों का रीमेन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, रीमेन कांस्टेंट क्यों होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जब टोटल मोमेंटम जो होता है पार्टिकल का वो कंजर्व होता है, जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे सिस्टम का, तब तक उसका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? रीमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बॉल मूव्स, एक बॉल है जो कि मूव कर रही है फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड टेबल विदाउट स्लीपिंग। वो वाला स्लीपिंग नहीं है, ये स्लीपिंग मतलब सरकने वाला है। ठीक है बच्चों, तो द वर्क डन बाय द टेबल सरफेस, तो जो टेबल सरफेस है उस पे उसका बॉल पे क्या वर्क डन होगा, यही आपसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों का नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है आपका पॉजिटिव नन, चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो देखिए जब कोई भी फ्रिक्शन लेस ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका बॉल है, वो कोई फ्रिक्शन लेस, यानी फ्रिक्शन लेस मतलब आप लोग समझ रहे हैं, फ्रिक्शन लेस मतलब ऐसा कोई चीज़ जैसे हम जिस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा, मतलब उस पर कोई भी मान लीजिए आप फ्रिक्शन लेस, जैसे आपका समझ लीजिए कि कोई बेंच है तो फ्रिक्शन लेस है, तो उस पर कोई भी आप लोगों को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ये समझ लीजिए आप लोग, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन जैसे कि आप लोग चलते हैं ज़मीन पे, तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप लोग क्या करेंगे? गिर जाएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही आप लोग चल पाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 क्यों होगा? कि जो वर्क डन होगा बॉल का, जब वो मूव करेगी फ्रिक्शन इंक्लाइन टेबल पे विदाउट स्लीपिंग, तो उसका हमेशा क्या होगा? वर्क डन 0 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पावर यूटिलाइज व्हेन वर्क इज 100 जूल, जबकि आपका वर्क 100 जूल है, 100 नहीं 1000 जूल है, इज डन इन 2 सेकेंड। कितने सेकंड में आपका कर रहा है वो? 2 सेकंड में। तो अब पूछा क्या है इसमें? पावर यूटिलाइज पूछा है। तो आप लोगों को जैसा पता है कि इसमें वर्क डन दिया है आपको, कितना है? 1000 जूल। टाइम दिया है आप लोगों का 2 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो 1000 बाई 2 करोगे आप लोग तो 500 वॉट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग बस अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑफ वर्च्यू ऑफ मोशन इज कॉल्ड एन। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है बच्चों कि एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी, तो बॉडी की जो एनर्जी वो उसके पास है, तो उसकी मोशन जो हो रहा है उसकी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो जो मूवमेंट की वजह से जो भी एनर्जी उसमें होगा उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बच्चों। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, तो अब इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। ठीक है बच्चों।